तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी तकाशी नाम के एक जापानीज ट्रेडर के ऊपर है जो कि बीएनएफ के नाम से मशहूर है। वो अब तक का इकलौता ऐसा ट्रेडर है जिसने अपने बेडरूम में ही बैठकर ट्रेडिंग करते हुए 153 मिलियन कमाए। और अगर आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब कहानी की शुरुआत होती है 1986 से, जहां जापान के शहर ओसाका में हम तकाशी कोतेगावा उर्फ बीएनएफ को देखते हैं। वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। कॉलेज लाइफ में बाकी जवान लड़कों की तरह उसका फोकस भी अपने करियर पर ही था। और अब कहानी बीएनएफ के कॉलेज दिनों से आगे बढ़ती है और उसकी जिंदगी कप नूडल्स खाने और टीवी देखने में गुजर रही होती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती अगर उसने एक दिन फाइनेंशियल थीम पर बने टीवी शो द मैन हु लॉस्ट 50 मिलियन नहीं देखा होता। अब इस टीवी शो में दिग्गज हिज फंड मैनेजर विक्टर नीडहॉफर की कहानी दिखाई गई थी। विक्टर एक स्पेकुलेटर थे जिनका फंड इंडेक्स फ्यूचर्स पर ऑप्शन ट्रेड करता था और जो कि 2 बार अपना फंड उड़ा चुके थे, यानी लॉस किया था उन्होंने। अब इस टीवी शो को देखकर बीएनएफ पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। विक्टर की लाइफस्टाइल और उसके ट्रेडिंग ने बीएनएफ को इतना प्रभावित किया कि उसने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम बीएनएफ भी विक्टर नीडहॉफर से प्रेरित होकर रख लिया। ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया और इससे मिलने वाली आजादी, वो ऐसी ही एक जिंदगी का सपना देखा करता था। मगर विक्टर की तरफ बीएनएफ के पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था। उस समय वो एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट ही तो था। उसे पता था कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कैपिटल जुटाने में तो वर्षों लग जाएंगे और प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 90 के दशक में जापान में ट्रेडिंग पर किताबें तक नहीं मिलती थीं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का तो सवाल ही नहीं था। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद चार्ट्स के प्रति उसका लगाव और करोड़ों में ट्रेडिंग करने की उसकी चाहत के चलते उसे किसी भी कीमत पर डे ट्रेडर बनना ही था। कॉलेज के दौरान ही उसने पार्ट टाइम नौकरियां शुरू कर दी। हफ्ते के दिनों में रात को और वीकडेज पर शिफ्ट में काम किया करता था और घर का किराया और खाने के अलावा वो जितना हो सके पैसा बचाता। कॉलेज और नौकरी के बीच जब भी टाइम मिलता वो चार्ट्स और प्राइस एक्शन को देखता। खैर, अब धीरे धीरे वो स्टॉक्स की हलचल समझने लगा था। वो निकेई इंडेक्स के बड़े शेयरों का अध्ययन करने लगा। उसने स्टॉक्स के उतार चढ़ाव का कारण और पैटर्न पहचानना शुरू कर दिया। जानकारी के अभाव की भरपाई उसने अपनी खुद की थियरीज डेवलप करके की और इस सब के लिए उसने अपना कीमती समय कुर्बान किया। अब 2 साल पार्ट टाइम नौकरियां करने और रोज चार्ट्स पढ़ने के बाद उसने काफी तकलीफ और मुश्किलों का सामना करते हुए पाई जोड़कर $16,000 जमा कर लिया। अब समय था बाजार का सामना करने का। बीएनएफ रोजी रोटी कमाने के लिए ट्रेडिंग के मार्केट में कूद पड़ा। लेकिन उस समय जो मार्केट उसके सामने था वो बेहद कठोर और बेरहम बेयर मार्केट था, यानी कि डाउनफॉल में जाने वाला मार्केट। साल 2000 तक दुनिया भर के शेयर बाजार .com बबल के फटने से पूरी तरह हिल चुके थे। और शायद आपको पता भी होगा कि जापान में 1990 के दशक में पहले ही एक विशाल एसेट बबल फूट चुका था, जिसे अर्थशास्त्रियों ने द लॉस्ट डिकेड का नाम दिया था। यानी अब एसेट्स की कीमतें 70% गिर गई थीं और इकोनॉमी ने भयानक दर्द झेला। खैर, अब चार्ट्स का 2 साल तक अध्ययन करने के बावजूद बीएनएफ को शुरुआत में लॉस का ही सामना करना पड़ा। लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस से उसने जल्द ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो साधारण होते हुए भी बेहद असरदार थी। जब बेयर मार्केट यानी कि नीचे जाते हुए मार्केट में लोग घबरा जाते, तब भी बीएनएफ फोन पर एक्टिव रहता और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर डटा रहता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने पाया कि बेयर मार्केट के दौरान डर और पैनिक के माहौल के चलते ट्रेडर नुकसान से बचने के लिए गिरते हुए शेयरों को जरूरत से ज्यादा ही बेच देते हैं। बीएनएफ के मुताबिक जब आप शॉर्ट टर्म रिबाउंड के लिए जा रहे हो तो आपको मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस पर ध्यान देना चाहिए। 2001 के बेयर मार्केट में यानी कि गिरते मार्केट में वो केवल उन शेयरों को देखता था जो 25 दिन के मूविंग एवरेज से कम 20% नीचे हो और 35% का लेवल खरीदने के लिए अपेक्षाकृत वो सुरक्षित मानता था। अपने तय किए गए लेवल्स पर आते ही वो स्टॉक्स बाय करता और प्राइस के बाउंस बैक करते ही अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल जाता। लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। इन सब के बावजूद भी बीएनएफ को बहुत सारे ट्रेड में लॉस होता था और लूजिंग ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड से ज्यादा थे, यानी कि अल्टीमेटली उसका पैसा लॉस में ही था। अपनी मेहनत और उसके कंपैरिजन में पैसे को घटते देखना ना सिर्फ उसके लिए बल्कि किसी भी ट्रेडर के लिए काफी पेनफुल होता है।
लेकिन ये वो पेन है जिससे हर नए ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। अब बीएनएफ को महसूस हुआ कि बाजार के कुछ सेक्टर्स दूसरों की तुलना में अधिक पेचीदा हैं। उसने समझ लिया कि रातों रात सफलता की उम्मीद करना, वो भी शेयर मार्केट से, ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं, अवास्तविक है। इसीलिए उसने अपने घाटे वाले ट्रेड्स के ऊपर फोकस कर उनका एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अब लूजिंग ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि उसको बार बार लॉस तो सेम सेक्टर से ही हो रहे थे और उनमें से हर एक का डेविएशन अलग अलग है। उसने यहां से अनुमान लगाया कि हर सेक्टर में डेविएशंस के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। उसके पुराने 2 चैनल पोस्ट से यह पता चला कि सर्विस सेक्टर स्टॉक्स के लिए 25 दिन के मूविंग एवरेज से विचलन की रेंज 22% से 30% थी और .com क्रैश के बाद आईटी स्टॉक्स के लिए ये 25% से 45% थी और उभरते स्टॉक्स के लिए ये 22% से 60% थी। तो सेक्टर के अनुसार अलग अलग नंबर लागू करने से, यानी कि अपने लेवल्स डिसाइड करने से, उसे अस्थायी छलांग में बेहतर एंट्री मिलती थी। बीएनएफ ने सीखा कि किसी भी सेक्टर में ट्रेड करने से पहले उस सेक्टर की बेहतर जानकारी हासिल करना जरूरी है। अब अपनी मेहनत और स्ट्रैटेजी को डेवलप करके अब वो लॉस से ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लगा। अब दिसंबर 2001 तक बेयर मार्केट और भी पागलपन से भरा हो गया। पेनी स्टॉक्स में भारी गिरावट आई और पूरे बाजार में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो, ऐसा माहौल। बीएनएफ को हर जगह 20% डाइवर्जेंस के मौके दिख रहे थे। 2 चैनल पर मिले बहुत से उसके दोस्त खरीदारी में जुट गए क्योंकि उन स्टॉक्स को खरीदने का ये एक बेहतर मौका था। मगर बीएनएफ की प्रवृत्ति ने उसे इस बात से रोका। उसने सोचा कि जब सब कुछ फायर सेल पर हो तो क्या ये सचमुच सेल है? इसीलिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने सीखा था कि अलग अलग सेक्टरों के रिबाउंड पॉइंट अलग होते हैं और ये सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं है। फायर सेल में स्टॉक्स खरीदने के बजाय उसने केवल एक्सट्रीम केसेस पर ध्यान दिया, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट एवरेज से कहीं अधिक गिरे थे। 25 दिन के मूविंग एवरेज से लगभग 65% नीचे गिरे स्टॉक्स। फिर उसने देखा कि उसका लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। उसके सभी स्टॉक्स सिर्फ एक ही दिन में रिबाउंड कर गए और उनमें से कई 50% तक उछले और कुछ तो 2-3 ट्रेडिंग दिनों में दोगुने तक हो गए। ऐसे हालात में शांत रहकर और अपनी खुद की विकसित की हुई स्ट्रैटेजी लागू करने का उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर उसने अपने दोस्तों की तरह उन लेवल्स पर खरीदा होता तो उससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ता। खैर, अब 2002 के अंत तक बीएनएफ ने 10 लाख यूएस डॉलर्स बना लिए। वो जापान के डे ट्रेडर का ग्रेट बेयर बन चुका था और ये काफी रोमांचक था और आखिरकार उसने फुल टाइम ट्रेडर बनकर जीवन गुजारना शुरू किया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। मार्केट का ट्रेंड अब बदल चुका था और पूरी दुनिया एक जबरदस्त बुल रन में चली गई, यानी कि मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। जब पूरी दुनिया बुल रन को एंजॉय करती हुई खुशी मना रही थी, बीएनएफ तनाव में था क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ बेयर मार्केट में काम करती थी। उसे मार्केट में डर और नेगेटिव सेंटीमेंट चाहिए थे। लेकिन अब मार्केट एकदम पलट चुका था। सब खुश थे। उसके सामने एक बिल्कुल अलग तरह का मार्केट था। अब इस मार्केट में टिके रहने के लिए उसे इस नए बुल मार्केट को मात देने का तरीका खोजना था। अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए उसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनानी थी। अपने पुराने ट्रेड से बीएनएफ ने सीखा था कि रिस्क कम करने के लिए मार्केट के सेंटीमेंट को समझना बेहद जरूरी है। उसने तय किया कि वो बुलिश सेंटीमेंट, यानी कि ऊपर जाते मार्केट के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएगा जो इस बुलिश मार्केट से लाभ उठा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, बुल मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड किया जाए तो पैसा अच्छा खासा बनता है। अब जापानीज मार्केट को समझकर बीएनएफ ने बुल रन पर सवारी करने का एक तरीका खोजा। उसने देखा कि जब बाजार मजबूत होता है तो कोर कंपनियां इंडेक्स के साथ ऊपर उठती हैं, लेकिन ये कंपनियां बिल्कुल एक ही समय पर नहीं उठती। हमेशा कुछ कंपनियां देर से मूव करती हैं। बीएनएफ इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता। वो इन शेयरों को खरीदता, उन्हें ऊपर जाते हुए पकड़ता और फिर कुछ दिनों या हफ्तों में अपने टारगेट हिट करते ही उन्हें बेच देता। क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते थे, इसीलिए उसे डेली या वीकली नहीं बल्कि महीनों में कुछ ट्रेड्स मिलने लगे। उसने जबरदस्ती ट्रेड करने के बजाय अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का फैसला किया और यही होता है एक असली ट्रेडर की पहचान। बल्कि हमारी तरह नहीं कि हर रोज ट्रेड करना ही करना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, और 9:15 हुए नहीं कि टपाटप ट्रेड करना चालू। खैर, अब इस स्ट्रैटेजी ने बीएनएफ को बुल रन में भी प्रॉफिटेबल रिटर्न्स बनाए रखने में मदद की
और 2 वर्षों में उसका खाता 1 करोड़ तक बढ़ गया। बिना इमोशंस के डिसिप्लिन बनाए रखना ही उसके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था और इसी तरह समय बीतता गया। फिर आया दिसंबर 2005, सुबह के 9 बजे थे। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में एक और दिन की शुरुआत थी। पिछले कुछ महीनों में कई नई टेक कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए थे और ट्रेडर अगले यूनिकॉर्न की तलाश में भूखे थे। लेकिन इस सुबह सबकी नजरें जेकॉम होल्डिंग्स पर थीं, जो कि इमर्जिंग मार्केट में लिस्ट हुई थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट में घबराहट फैल गई। बीएनएफ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जेकॉम के शेयर में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। ये हो क्या रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। ट्रेडर खरीदने से हिचक रहे थे और सबके मन में फाइनेंशियल फ्रॉड की आशंका होने लगी और इंटरनेट पर यह कंपनी जंगल की आग की तरह फैल गई। इस बीच मिजुहो सिक्योरिटीज में एक आदमी की तो घबराहट के मारे जान ही निकल रही थी। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे 60,000 येन पर जेकॉम का 1 शेयर बेचना था, लेकिन गलती से उसने 6,000 शेयर 1 यॉन प्रति शेयर के प्राइस पर बेच दिए और ऑर्डर लाइव होने के बाद उसे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से जापानीज एक्सचेंज में लिमिट अप और लिमिट डाउन का सिस्टम था, यानी कि एक दिन में किसी स्टॉक का प्राइस एक लिमिट तक ऊपर जाने या नीचे जाने की सीमा तय होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ हर स्टॉक का अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट होती है, ताकि ऐसे हाईली वोलेटाइल सिचुएशन से बचा जा सके। लेकिन यह भी उस समय काफी नहीं था। इस घटना के कुछ ही मिनटों में बीएनएफ ने पल भर में ही लिमिट डाउन प्राइस पर अपना पूरा अकाउंट बैलेंस का आधा खर्च कर, यानी कि 7,100 शेयर्स खरीद लिए जेकॉम के। बाजार में घबराहट और बढ़ गई। जैसे ही मिजुहो सिक्योरिटीज को एहसास हुआ कि वो अपने गलत ट्रेड को रिवर्स नहीं कर सकते, उसके बाद क्या? उन्होंने बेहद कोशिश की कि जितने शेयर्स हो सकें उन्हें वापस खरीद लें, लेकिन वो अकेले खरीदार नहीं थे। अब तक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस घटना से वाकिफ हो चुके थे और वो लोग भी अब इस खेल में उतर चुके थे। कीमत आसमान छूने लगी। बाजार बंद होने से पहले बीएनएफ के दोस्तों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और यहां तक कि बैंक से पैसा भी निकाल लिया, इस डर से कि कहीं सरकार कोई रोक न लगा दे। लेकिन बीएनएफ ने ऐसा नहीं किया। वो शांत रहे और सोची समझी स्ट्रैटेजी से केवल थोड़े से शेयर्स बेचे। उसने 6,000 शेयर रात भर होल्ड किए और ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी जोखिम भरी रात हो सकती थी। या तो उसका आधा खाता मिट सकता था या फिर वो अविश्वसनीय मुनाफा कमा सकता था। ज्यादातर ट्रेडरों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण रात होती है, लेकिन बीएनएफ पूरी तरह शांत था। उसके लिए यह पैसे की बात नहीं थी, ये एक खेल था और उसके ओपोनेंट ने भी अभी अभी बहुत बड़ी गलती की थी। अब अगली सुबह खबर आई कि जेकॉम के शेयर को रोक दिया गया है और कानूनी कार्रवाई के डर से बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने शेयर और मुनाफा मिजुहो सिक्योरिटीज को लौटा रहे थे। मगर बीएनएफ जैसे इंडिविजुअल खिलाड़ी ने इससे मना कर दिया। समय बीतने के साथ साथ जब सरकार ने हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं दिखाया, तब मिजुहो सिक्योरिटीज के पास केवल एक ही रास्ता बचा और वो था सेटलमेंट। उन्होंने उन ट्रेडरों के शेयर उस दिन सुबह के एक्सपेक्टेड प्राइस पर वापस खरीदने पर सहमति जताई जब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रोक दी गई थी। अब जेकॉम का ओपनिंग प्राइस 9,75,000 येन था और बीएनएफ ने इस ट्रेड से लगभग 2 अरब येन का प्रॉफिट कमाया। ये एक बेडरूम डे ट्रेडर द्वारा अब तक का कमाया जाने वाला सबसे बड़ा मुनाफा था और इसके बाद बीएनएफ काफी फेमस हो गए। ये जेकॉम मैन के नाम से पूरे जापान में मशहूर हो गए। ट्रेडिंग कम्युनिटी ने उसे गॉड ऑफ ट्रेडर्स कहना शुरू कर दिया और भारी जोखिम के बावजूद बीएनएफ विजेता बनकर उभरा और उसने अब लेजेंडरी दर्जा हासिल कर लिया। उसने आखिरकार एक आरामदायक और नॉर्मल लाइफ पा ली थी और वही करते हुए जो उसे पसंद था। उस समय दिए गए एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालना अच्छा नहीं लगता। कैश का फिजिकल अमाउंट देखकर मुझे डर लगता है कि मैं कितना पैसा दांव पर लगा रहा हूं और ये मुझे सबसे खराब ट्रेडर बनाता है। अब जब बीएनएफ अपने सिंपल और आरामदायक जीवन को जीने लगा तो बाजार में माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। एक पुराना तूफान लौट आया था। उसे पता नहीं था कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती होने वाली है। समय था साल 2008। अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस के साथ साथ एक नए बेयर मार्केट का जन्म हो चुका था। जापानीज मीडिया ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के टूटने की खबरें दिखानी शुरू कर दी, मगर बीएनएफ महीनों से इसका अध्ययन कर रहे थे। 13 दिसंबर 2008 को बीएनएफ ने जेकॉम जैसी एक ट्रेड ली। उसने लेमन ब्रदर्स के शेयर में 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए।
उस साल लेमन के शेयर्स 73% गिर चुके थे और ये अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, जिसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी, जिसके कारण बीएनएफ को लगा कि उनके स्टॉक्स में तो रिबाउंड लगभग तय है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बीएनएफ ने यूएस बैंकिंग सिस्टम के फैले करप्शन के स्तर को कम करके आका। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वहां के बैंकिंग सिस्टम में इस लेवल का करप्शन होगा। भले ही उसके बेयर मार्केट स्ट्रैटेजी के सभी डिफ्लेक्शन टारगेट्स पूरे हो चुके थे, लेकिन वो अमेरिकन मार्केट को अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसने अमेरिकन मार्केट को वैसे स्टडी नहीं किया जैसा उसने सालों तक जापानीज मार्केट को स्टडी किया था। वहां के फंडामेंटल्स अलग थे। उसने अपने ही बनाए हुए गोल्डन रूल्स तोड़ दिए। नतीजा, उसके 6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रातों रात डूब गई। इस दर्दनाक नुकसान के बाद बीएनएफ ने कसम खाई कि वो कभी भी यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, और जब मार्केट लहूलुहान हो तो बेयर मार्केट ट्रेडर्स के लिए वही सबसे बड़ा तो मौका होता है। 10 अक्टूबर 2008 को बीएनएफ ने इसी मौके को भांप लिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो रही थी और इससे जापानीज मार्केट्स भी बुरी तरह से प्रभावित थीं। निकेई की भारी गिरावटों ने बीएनएफ को रिबाउंड का अवसर दिया और इसीलिए उसने अपने पुराने स्ट्रैटेजीज के आधार पर खरीदारी की। लेकिन बाजार उसके खिलाफ चलता रहा और बाजार बंद होने तक उसे काफी लॉस हो चुका था। अब उसके सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो नुकसान को काट दे यानी कि बुक कर ले, या रात भर पोजीशन होल्ड करे। ये सेटअप पहले उसके लिए काम कर चुका था, इसीलिए बीएनएफ ने होल्ड करने का फैसला किया। मगर जापान का बाजार और भी बिगड़ गया। अगले दिन सुबह बीएनएफ ने जब अपनी स्क्रीन देखी तो केवल और केवल लाल नंबर्स दिखाई दिए। उसके पुराने डेविएशन टारगेट्स अब काम नहीं कर रहे थे, इंडेक्स लगातार गिर रहा था और उसी के साथ बीएनएफ का लॉस भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में ज्यादातर ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं और नुकसान की भरपाई के लिए बेतहाशा कोशिश करते हैं। लेकिन बीएनएफ शांत रहा और डिसिप्लिन के साथ अपने नुकसान वाले सौदे को काटता रहा, यानी कि बुक करता रहा। उसकी पुरानी स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं कर रही थी, इसीलिए अब उसे लगने लगा कि उसे फिर से नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसकी स्ट्रैटेजी 25 दिनों के मूविंग एवरेज डेविएशन के आधार पर पोजीशन साइज बढ़ाना और सेक्टर के हिसाब से अलग अलग करना हमेशा काम करता था। बाजार को ध्यान से एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि समय के साथ उसके डेविएशन टारगेट्स पुराने हो चुके थे, बाजार अब बढ़ चुका था और जापानी सेक्टरों में रिबाउंड तेज हो गए थे। कोई भी बाजार का बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ सकता था, नहीं तो सब अमीर होते। इसीलिए उसने निकेई इंडेक्स के हर सेक्टर के लिए अपने डेविएशन टारगेट्स दोबारा कैलकुलेट किए। 27 अक्टूबर को एक बार फिर से जब निकेई गिरा तो बीएनएफ ने एक और रिबाउंड के लिए एंट्री ली, लेकिन उसके विपरीत निकेई लगातार गिरता ही रहा। अब समय बीतने के साथ उसकी ट्रेडों का बोझ बढ़ता गया और उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी महानता उसकी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि शोर को अनसुना करने की उसकी काबिलियत और बाजार को अपनी समझ से समझने के डिसिप्लिन से आती है। बीएनएफ ने अपने अनुभव पर भरोसा किया और अपनी स्ट्रैटेजी पर डटा रहा। जैसे जैसे उसकी पोजीशन मार्केट के खिलाफ जाती रही, बीएनएफ ने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी। उसने निकेई के सबसे ज्यादा पिटे हुए 90 से अधिक कंपनियों में डाइवर्सिफाइड पोजीशन बना ली और उसकी कुल पोजीशन 64.8 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि निकेई $000 से नीचे आ चुका था। लेकिन टोक्यो एक्सचेंज के लंच ब्रेक के बाद ही पूरा का पूरा खेल बदल गया। कुछ बड़ी कंपनियों में रैली शुरू हुई जिसने धीरे धीरे निकेई को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे निकेई चढ़ा, बाकी शेयरों ने भी पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और बीएनएफ का लॉस धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी समझ पर भरोसा कर रात भर पोजीशन होल्ड करने का फैसला किया और जैसे कि उसे उम्मीद थी, अगली सुबह बाजार में रैली जारी रही। इसके बाद बीएनएफ ने अपने पोजीशंस को अनवाइंडिंग करना यानी कि बेचना शुरू कर दिया, यानी कि प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अब सारे पोजीशंस क्लोज करने के बाद उसे 12 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। बीएनएफ ने अपनी गॉड लाइक स्टेटस फिर से हासिल कर ली। पिछले कुछ सालों में बीएनएफ ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया और उसने 2 कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग्स खरीदी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आमतौर पर लंबे समय के किराएदार होते हैं और ये बढ़िया टैक्स इंसेंटिव्स भी देता है। इन्फ्लेशन बढ़ने के समय रियल एस्टेट में आमतौर पर प्रॉफिट होता है और बाद में उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन उसने अपना फोकस ट्रेडिंग पर बनाए रखा। अपने साधारण जीवन और गॉड लाइक ग्रोथ के साथ बीएनएफ अब दुनिया का पहला बिलियनियर बेडरूम डे ट्रेडर बनने की तैयारी में है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं
तो आप अब तक प्रॉफिटेबल बने हैं या अभी भी लॉस ही कर रहे हैं, हमें बताना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।